नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है निधि और समीर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, उसी से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच दिल्ली में थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की खबर आ रही है। इधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी करेंगे मुलाकात। केशव मौर्य से शाम 7:30 बजे ये मुलाकात तय है, जबकि भूपेंद्र चौधरी से 8 बजे ये मुलाकात होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की जो विंग है, इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पर घमासान मचा हुआ है। पंकज झा, रोविंग एडिटर, हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, फिलहाल ये बताइए, जो मुलाकातों का दौर है इसके बारे में क्या जानकारियां मिल रही है, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? क्योंकि खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है। ये जो रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज जाएगा कि सब कुछ ठीक है, पार्टी में सब एक है। लेकिन उसके बाद हालात और बिगड़ गए हैं। अगर आप देखिए यूपी को लेकर के, तो इस तरह यहाँ देखिए तो दो कैंप, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का कैंप और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कैंप के बीच में एक तरीके से तलवार खिंच गई है। जो आपने केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान सुना होगा कि सरकार जो है उससे बड़ा संगठन है। आपको बताऊं कि पिछले कुछ कैबिनेट मीटिंग से भी गैर हाजिर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होगी। इस तरीके के सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द या कभी भी ऐसा हो सकता है कि सरकार से निकालकर केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने अपना स्टैंड लिया है, उसी कैबिनेट में जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं और केशव प्रसाद मौर्य दोनों हैं, उसके साथ दोनों के तालमेल ठीक नहीं। हालांकि कोई नया मामला नहीं है, लेकिन अब दोनों कैंप के बीच में तनातनी बढ़ गई है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी बुलाया गया है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि संगठन में या तो केशव प्रसाद मौर्य को फिर से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें संगठन में लाया जा सकता है। ये सब चर्चाएं ही चल रही हैं। हाँ, आज जेपी नड्डा ने उन दोनों को बुलाया है, तो इस मीटिंग को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में बीजेपी की जो दुर्दशा हुई लोकसभा चुनावों में, जितना बड़ा झटका लगा, ऐसा तो नहीं पंकज की हार की गाज गिराने की किसी पर तैयारी है, और उस बात का भी इस मीटिंग में जिक्र हो सकता है, एजेंडा ये भी हो सकता है क्या? देखिए, हार को लेकर तो समीक्षा हो गई है, उसकी रिपोर्ट भी बन गई है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आए थे लखनऊ, उन्होंने इस बात पर लंबी बातचीत की और फिर उसके बाद दिल्ली को भी उन्होंने बता दिया कि क्या क्या चीजें हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आने वाले समय में जो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और जिस तरीके से बीजेपी अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कई गुटों में बट गई है, अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई तो जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है, तो फिर तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। तो इसीलिए उस आपसी कलह पर रोक लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है आज जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन दोनों नेताओं को, यानी केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब किया है। तो यानी कि कुछ बड़े फैसले, कड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस मीटिंग में, ऐसा माना जा रहा है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में नदी किनारे मकानों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद सीएम ने भरोसा दिलाया है रजिस्ट्री वाले मकान नहीं तोड़े जाएंगे और डर फैलाने वालों पर एक्शन होगा। लखनऊ में कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर में रहने वाले लोगों के मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने आज सीएम योगी से मुलाकात की और अपनी बात रखी। मुलाकात के बाद प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि जिन मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा। इनके अलावा जिन अफसरों ने लोगों में दहशत फैलाई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार के चिन्ह एवं पब्लिक को परेशान करने का जिन अधिकारियों ने काम किया है, उनके तत्काल लिस्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगी और उन्होंने कहा है कि पब्लिक परेशान ना हो। अगर इस प्रकार का कोई नैरेटिव या गलत सूचना फैला रहा है तो तत्काल हमसे संपर्क करें या फिर हमारे डीसी सर से या डीएम साहब से। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलें और उनके सारे भ्रम दूर करें। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद लोगों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
और यूपी में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। ये व्यवस्था फिलहाल टाल दी गई है। पूरी खबर देखिए 60 सेकंड में। यूपी के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लागू करने के फैसले पर मचे बवाल के बीच सरकार ने फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है। शिक्षक संघ की मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात के बाद सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को 2 महीने के लिए टाल दिया है। एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो पूरे मामले का अध्ययन कर अपनी सिफारिश सरकार को देगी। उसके बाद डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था पर फैसला होगा। सरकार के डिजिटल हाजिरी के फैसले के खिलाफ पूरे राज्य के सरकारी शिक्षक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने 29 जुलाई को लखनऊ में स्कूल शिक्षा महानिदेशक कार्यालय के घेराव की चेतावनी भी दी थी। डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को लागू करने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई थी। बीएसपी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षकों के समर्थन में उतर आए। मायावती ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। पहले सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यूपी सरकार ने 11 जुलाई से प्रदेश के परिषदीय स्कूल के करीब 6 लाख शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का आदेश दिया था। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। खबर ये मिल रही है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ा फैसला आ गया है। पूजा खेड़कर पर बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनिंग से बुला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनिंग से बुलाने के साथ ही खबर ये है कि मसूरी ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन करने को कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त पूजा खेड़कर को लेकर। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवादों में रही और उस पर बड़ा फैसला सामने आ गया है। और उस फैसले को लेकर देखिए वो कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की, जिसने ट्रेनिंग से वापस बुलाया है। इस दस्तावेज के जरिए मसूरी ट्रेनिंग अकादमी ज्वाइन करने को कहा गया है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, महाराष्ट्र सरकार के इस कागज में और क्या क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से विवादों में गिरी थी पूजा खेड़कर और उसके बाद में उनका पूरा परिवार भी विवादों में गिर गया। पूजा खेड़कर को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। केंद्र सरकार के द्वारा समिति बनाई गई थी, लेकिन इस दरमियान महाराष्ट्र सरकार ने जो एक्शन लिया है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूजा खेड़कर के साथ सिर्फ एक विवाद नहीं जुड़ा था। जब पहला मामला सामने आया उसके बाद एक एक करके कई मामले सामने आए। यहाँ से उनकी माता और पिता को लेकर भी विवाद सामने आया। फर्जी सर्टिफिकेट से लेकर धमकी देने से लेकर सरकार से गलत तरीके से सहूलियत मांगने को लेकर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए, जिसके बाद में उन्हें वासिम अटैच किया गया था। लेकिन अब वासिम से भी राज्य सरकार ने उन्हें जो है उनका ट्रेनिंग कैंसिल करके उन्हें वापस बुला लिया है और उन्हें ये बताया है, जानकारी दी है कि मसूरी एकेडमी की तरफ से उन्हें जो है ट्रेनिंग के लिए वापस से मसूरी एकेडमी में ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये ज्वाइनिंग भी 23 जुलाई के पहले करनी पड़ेगी। तो जो एकेडमी की ज्वाइनिंग का ऑर्डर है वो कॉपी भी हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। हमारे पास वो भी कॉपी है। और सरकार ने जो उनको रिकॉल किया है ट्रेनिंग से वाशिम जिले से, वो कॉपी भी उनके साथ में मौजूद है। तो यानी कि हफ्ते भर का समय भी नहीं दिया गया है पूजा खेड़कर को और ये कहा गया है कि वो अब मसूरी अकादमी को ज्वाइन करे। शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते हैं आगे, बात शहीद जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलि की कर लेते हैं। डोडा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद जवानों को जम्मू में दी जा रही है श्रद्धांजलि। आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान हमारे शहीद हो गए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद हैं और शहीदों को नमन किया जा रहा है। आपको बता दें कि डोडा एनकाउंटर में शहीद हुए 4 जवान, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के जरिए और सेना के जवानों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। डोडा में एनकाउंटर में शहीद हुए थे हमारे जवान। और डोडा में आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 4 जवानों में कैप्टन ब्रिजेश भी शामिल थे। ब्रिजेश के परिजनों ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। ये कहते ही आंखें नम हो जाती हैं, जुबान सिल जाती है। जिसे सरहद की सेवा के लिए भेजा था वो बेटा अब वापस कभी नहीं आएगा। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां है नीलिमा थापा। थापा कहती हैं कि ब्रिजेश को सेना में जाने का जुनून था। आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, बट उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर
नीलिमा ने कहा कि ब्रजेश ने देश के लिए शहादत दी है, आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। परिजन ब्रजेश की शहादत को सलाम कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक टीस भी है कि आतंकवाद आखिर कब तक। मिलिटेंट के साथ डेली हो रहा है, डेली जा रहा है, ऐसा एक्शन अब क्या लेगा? गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए। डोडा में कल हुए आतंकी मुठभेड़ में जो 4 जवान शहीद हुए हैं, उनमें कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, विजेंदर सिंह और अजय नरूका शामिल हैं। डोडा में आतंकियों के सफाई के लिए करीब 21 घंटे से एनकाउंटर जारी है। ऑपरेशन कोठी को लेकर सेना के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इसी पर देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सेना का ऑपरेशन कोठी देसा के घने जंगलों में चल रहा है। कल सुरक्षा बलों को एक जानकारी मिली थी कि देसा के घने जंगलों में आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। उसके बाद सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से किया गया। हालांकि आतंकियों के साथ कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ और इसी कांटेक्ट में सेना के एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस ऑपरेशन में वक्त ले रही हैं? दरअसल ये घने जंगल का इलाका है। देसा के इन्हीं घने जंगल के अंदर महा ऑपरेशन जो है वो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का चल रहा है। इनर कॉर्डन हो या आउटर कॉर्डन बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस समय हम आपको वो चुनौतियां दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ऑपरेशन में ऐसा क्या है, क्योंकि वक्त क्यों ऐसा लग रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके के यहाँ पर रास्ते हैं। बेहद उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है और घने जंगल का इलाका है। दरअसल हमारे सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी जो है इन्हीं घने जंगल का सहारा लेते हैं। तस्वीरों में आप ऊंची ऊंची चट्टानें देख रहे हैं और इन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच आपको एक केव भी दिखेगी। ये नेचुरल केव्स हैं। ये चाहे रजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे डोडा किश्तवाड़ का इलाका, यहाँ पर इस तरीके की चट्टानें और उस बीच में नेचुरल केव जो दिखना है वो स्वाभाविक है। लेकिन इन्हीं नेचुरल केव्स का सहारा जो है आतंकी अपने हाइडआउट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं लगातार जो सुरक्षा बल हैं इन्हीं घने जंगलों में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि उन कायर आतंकियों की दर पकड़ जल्द से जल्द की जा सके। और सेना के जवान आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू संभाग में कुल 50 आतंकी सक्रिय हैं। ज़्यादातर आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और इन्हीं की धरपकड़ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल जो हैं दिन रात एक कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जम्मू संभाग से आतंकवाद का खात्मा किया जा सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इन तस्वीरों में आतंकियों की किस तरह से कायराना हरकत पर हमारे जवान शहादत दे चुके हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। पूरे देश में इस वक्त माहौल गमगीन है और बस इरादा इस बात का है कि किसी भी कीमत पर इस शहादत का बदला लिया जाए। जम्मू संभाग के डोडा में ये कल देर रात जिस तरह से मुठभेड़ हुई है उसमें सेना के कैप्टन समेत 4 जवानों ने बलिदान दिया है। उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से लाइव। और भारत इस शहादत का बदला मांग रहा है। घाटी में आतंकी गतिविधियों के पीछे कई तरह की आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं, जिसमें एक विधानसभा चुनाव भी है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। राज्य में 2 से 3 महीने में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आतंकी गतिविधियों को संभावित चुनाव में बाधा डालने की कोशिश माना जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जून में श्रीनगर पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से सरकार चुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात को दोहरा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव की मांग वाली तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को निर्देश दे चुका है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करा लिए जाएं।
चुनाव आयोग ने परिसीमन के बाद अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करने की समय सीमा भी तय कर दी है। दूसरी आशंका कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह की हताशा भी मानी जा रही है। 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी फौज के साथ पाक परस्त आतंकी संगठन भी शामिल थे। डोडा आतंकी हमले को जोड़ दें तो एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 78 दिन में 11 हमले हो चुके हैं। केवल 30 दिनों में 7 आतंकी हमले हुए हैं। पिछले 3 साल के दौरान आतंकी हमलों में 42 जवान कुर्बान हो चुके हैं, जबकि 23 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार बताया। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Guriyat. This was despite being an open secret that the Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. जम्मू कश्मीर डीजीपी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया है। पीडीपी और कांग्रेस ने डीजीपी और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगा दिए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? What is the DG doing? इन्फिल्ट्रेशन का काम रोकना मेरा काम है, उमर अब्दुल्ला का काम है या इनका काम है? बॉर्डर्स पे कौन है? अंदर किसको डील करना है? किसने पुलिस फोर्स को मिलिटराइज किया है? Who has criminalized the thought process of Kashmiris? कोई सोचता है उसको भी जेल में डालते हो, प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको भी जेल में डालते हो, बात करने नहीं देते हो। क्या हासिल किया है इसने? बल्कि सारे कश्मीरी लोगों को, स्पेशली मेजॉरिटी कम्युनिटी को एलिनेट किया है। He is treating them as Pakistani. मैं कहूँगा दिमाग से भी बात नहीं करती। 11 साल से तो आप हो, 3 से 70 आप हटा चुके हो। जम्मू कश्मीर में महामहिम राज्यपाल का शासन है, उसके बाद भी बेशर्मी की बातें करते हो। कब क्या होता था उसको 11 साल बीत चुके हैं। अब तो आपकी सरकार है केंद्र में, सुरक्षा आंतरिक और सीमा की सुरक्षा तो आपके हाथ में है। 13 साल में बुज़दिलों अगर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बेशरम भाषा का प्रयोग बंद करो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालेवाल मारपीट केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। स्वाति मालेवाल मारपीट केस में चार्जशीट में सिर्फ विभव कुमार को आरोपी बनाया गया है। 30 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सिर्फ विभव कुमार को ही आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 बी, 506, 509, 201 और 341 के तहत चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 308 को भी शामिल किया गया है। और ज्यादा जानकारी जितेंद्र भाटी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, ये बड़ा अपडेट है स्वाति मालेवाल मारपीट केस में, इसमें धाराएं भी कई लगाई गई। बिल्कुल, देखिए स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने आरोप लगाया था कि 13 मई को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी केजरीवाल से उनके घर पर मिलने गए थे, तो वहाँ पर विभव कुमार ने उनके साथ में मारपीट की। ये आरोप लगे 13 मई को। उसके बाद 16 मई को स्वाति मालीवाल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और 18 मई को विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और देखिए 60 दिन जो हैं उनकी गिरफ्तारी को आज हो रहे हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए ज़रूरी था कि वो इस मामले में चार्जशीट दाखिल करे, क्योंकि वरना विभव कुमार जो हैं वो इस मामले में डिफ़ॉल्ट बेल के लिए जा सकते थे, उनके पास कानूनी विकल्प था। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 500 पन्ने की चार्जशीट है और इसमें जो है वही सेक्शन लगाएंगे उस वक्त बताए गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि तकरीबन 100 लोगों से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की थी। 50 लोगों को गवाह इस मामले में बनाया गया है और साथ में जो सबूत के तौर पर पेश किया उसमें जो है विभव कुमार का मोबाइल है, उनका सिम कार्ड है, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास पर जो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही थी वहाँ से जो दिल्ली पुलिस की टीम ने डीवीआर और एनवीआर जब्त किया था उसको भी सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने रखा है। कोर्ट
कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कोर्ट इस पर जो विचार है वो 30 जुलाई को करेगा। साथ ही साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि उस दिन, क्योंकि आज जो विभव कुमार हैं उनकी जो पेशी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, लेकिन 30 जुलाई को उनको कोर्ट में पेश करना होगा। तो इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट यही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट जो है वो 30 जारी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। नजर बना के रखिए, 50 लोग गवाह और 100 लोगों से पूछताछ हुई, 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार से। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने मौकाए वारदात का जायजा लिया है। इस केस की जांच कैसे आगे बढ़ रही है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जीतन सहनी की हत्या के मामले में तफ्तीश में अब कई परतें खुली हैं। इस मर्डर केस में कई थ्योरी सामने आई हैं। पुलिस चोरी, साजिश और रंजिश के एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है, तो मौके से 3 बाइक भी बरामद की गई हैं। घर के पीछे मिले बक्से की भी गुत्थी सुलझाई जा रही है। दरभंगा के एसएसपी जग्गूनाथ रेड्डी ने भी आज क्राइम साइट का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तेजी से जांच के लिए एफएसएल की टीम, तकनीकी टीम और डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है और पीछे से एक जो अंदर का जो बक्सा था वो पीछे घर के बाहर पाया गया। तो हो सकता है कि चोरी की घटना के प्रयास भी कर सकते हैं या दुश्मनी की वजह से भी हो सकता है और वो डाइवर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं, बट हम लोग हर एंगल से हम लोग जाँच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी घर में अकेले ही थे। आशंका है कि आधी रात के वक्त वारदात को अंजाम दिया गया होगा। घर में सारा सामान बिखरा मिला। इसे देखकर लग रहा है कि चोरी की नीयत से अपराधी घर में घुसे होंगे। विरोध करने पर उनकी हत्या हुई होगी। जीतन सहनी हत्या मामले से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्षी दल आरजेडी ने कई इलाकों में प्रदर्शन किया है और इंसाफ की मांग की है। तस्वीरें हाजीपुर के भगवानपुर इलाके की हैं। आज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जीतन सहनी हत्या मामले पर प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय आरजेडी नेताओं ने इस हांडी जुलूस के जरिए नीतीश सरकार को घेरा और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। ये कैसा ये सरकार है? ये कैसा सरकार है? कहता है कि हम कानून अपना काम करेगा। ये नीतीश जी लगातार हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, आपके सामने में हत्या हो रही है, आपके सामने में लूट हो रही है, आपके सामने में डकैती हो रहा है, फिर कहाँ चला गया आपका सुशासन? आरजेडी नेताओं के मुताबिक बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि एक घटना से पूरे बिहार के कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाना सही नहीं है। सैनी जी हम लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं और जो घटना हुई है उसकी सभी लोगों ने निंदा की है। एसआईटी का गठन हो चुका है और जो भी कल्प्रिट है वो पकड़े जाएंगे। और जीतन सहनी के घर के पास एक लाल रंग का बक्सा भी मिला है। इस बक्से से पुलिस को कुछ कागजात मिले हैं। इस बक्से का ग्राउंड जीरो टीवी 9 संवाददाता रूपेश कुमार ने जायजा लिया है। इसी बक्से को पीछे फेंका गया था। जो लोग भी अंदर घुसे थे पिछले दरवाजे को तोड़ करके और पिछले दरवाजे से अंदर गए थे और उसके बाद से यह लाल बक्सा ठीक हमारे सामने यहाँ फेंका गया था, जिसको 4 पुलिसकर्मियों ने उठा करके और फिर वहाँ पे रखा है। इतना भारी, और कहा यह जा रहा है कि कुछ कागजात, 3 खाली गिलास। आखिर उस खाली गिलास का राज क्या है? 3 जो खाली गिलास बरामद हुए हैं, क्या उस 3 जो खाली गिलास हैं उस खाली गिलास में भी कुछ राज है? जीतन सहनी की हत्या का कनेक्शन क्या उन 3 खाली गिलास से जुड़ता है? 3 बाइक्स भी यहाँ पर मिली हैं। बाइक्स किसकी है, कब आई है, सीसीटीवी फुटेज क्या है? पुलिस ने हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है, लेकिन हमारी तफ्तीश ये बता रही है कि लाल बक्से में कुछ ऐसे कागजात मौजूद थे जो बेहद अहम हैं और उस कागजात, लाल बक्से में बंद कागजात में जीतन सहनी की हत्या का राज दफन है। और पिता की हत्या पर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान। मेरी सीएम और गृह मंत्री से बात हुई है। मुकेश सहनी ने कहा, सीएम ने कहा दोषियों को बख्शेंगे नहीं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह मुझे थोड़ा जानकारी आगे आ मिला जाइए है। सर, थोड़ा आगे आ मैं भी गाँव में नहीं था, बाहर था। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए। और टीवी 9 पर जीतन सहनी के बांजे का बड़ा खुलासा। कल रात खाने पीने की पार्टी हुई। राहुल सहनी ने कहा शराब पीने वालों ने हत्या की होगी। हत्यारों को पूरे घर की जानकारी थी। पैसे का लेन देन है तो वो छोटा मोटा जो मदद मांगता है उन लोगों को देता रहता था। अभी इस बीच में किसको क्या किया ये नहीं जान लेकिन सकते। आप पूरी तरह से मुतमईन हैं कि जो लोग अंदर थे या भी जिन्होंने भी हत्या की उनको पता था कि इनका साजो सामान लाल बक्से में क्या है, सब कुछ पता था? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो जो भी होंगे उनको ये सारा चीज़ पता है कि इसी में जो है उनका पेमेंट है, जो भी चाहिए उसी में रखते थे वो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि पीने के शौकीन थे तो पी कर ये थोड़ा हो गए, तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उसी का फ़ायदा उठा करके उनकी हत्या और सामान लाल बक्सा। ये हो सकते, इसमें कोई कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट या कोई चीज़ आता नहीं तब तक आप शक की बुनियाद पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी गया होगा पूरा कंफर्म के साथ कह रहे हैं कि उनको सारा चीज़ पता होगा, इसके लिए उसमें गया। और पीने के बाद हो सकता है तो उनको 4-5 आदमी होगा, जिसमें से हाथ चाप के या मुँह चाप के उसका बॉडी जो आप देख ही होंगे यहाँ से पूरा ऐसे चिरा हुआ है, फिर हाथ में 2 जगह लगा हुआ है, तो 3-4 आदमी से कम नहीं होंगे इसमें। और जीतन सहनी की हत्या पर प्रियंका गांधी का बयान आ गया है। जीतन सहनी की हत्या बेहद निंदनीय है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इस जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। दोषियों पर जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। नीट पेपर लीक केस में 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना से पंकज और हजारीबाग से राजू को गिरफ्तार किया गया है। पंकज पर बॉक्स से पेपर चोरी करने का आरोप है, राजू पर पेपर को बांटने का आरोप है। तो ये 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये जो 2 आरोपी अब गिरफ्त में आए हैं, इनका क्या रोल बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम 2 गिरफ्तारियां की हैं इस पूरे मामले में, नीट पेपर कांड मामले के अंदर सीबीआई ने। और सबसे पहला जो आरोपी है उसका नाम है पंकज सिंह, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और आरोप है कि पंकज सिंह ने हजारीबाग में जो ट्रंक पहुंच रहे थे सेंटर्स पर, उस दौरान ट्रंक से नीट के पेपर चोरी किए और उसके बाद उन चोरी किए गए पेपर को राजू सिंह नाम का जो शख्स था, जो उसका साथी था, जो कि हजारीबाग का ही रहने वाला है, उसने उन ट्रंक से चोरी किए जो पेपर थे उनको बाद में लीक किया, उनको बांटा, आगे सोशल मीडिया पर लोगों को भेजा। तो इन दोनों को फिलहाल सीबीआई ने गिरफ्तार कर दिया है। सीबीआई का कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे अहम गिरफ्तारी है ये, क्योंकि ट्रंक से जो पेपर लीक होने की बात थी वो दरअसल चोरी किए गए थे और चोरी पंकज सिंह ने की थी। और पंकज सिंह जो है वो सिविल इंजीनियर बताया जा रहा है, बोकारो पर रहने वाला है, और जो राजू है वो पंकज का साथी है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। इधर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ऐलान किया है कि जैसे ही बैरिकेडिंग हटेगी वैसे ही खनौरी और शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। एक और हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स अब तक नहीं हटाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने ऐलान किया है कि वो शंभू बॉर्डर खुलने पर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि हम पहले से ही दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने फरवरी में हमें शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना ताम जाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने में हमारे से ज़्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। इस बीच शंभू बॉर्डर खोलने के मामले को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
याचिका में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को एससी में चुनौती दी गई है। 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हाईवे खोलने के निर्देश दिए थे। किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। और तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान के बाद हिंदू संगठनों में जमकर हंगामा किया है। हिंदू समाज का अपमान, ये गुस्सा है हिंदू संगठनों का। बरेली शहर में मार्च करते हुए ये लोग प्रशासन से इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तौकीर रजा पर आरोप है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान करके राज्य के शांति को बिगाड़ने की हिमाकत की है। बजरंग दल, वीएचपी और बीजेपी के नेताओं ने डीएम का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने तौकीर पर कार्रवाई में लापरवाही का भी आरोप लगाया। मैंने मांग की, ये जिहादी पहले भी कई एक केसों में वांछित है, इसके ऊपर पुराने केसों को भी उठा करके देखा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। ये फरार घूम रहा है, जमानत पे बाहर घूम रहा है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन जैसे किसी कार्यक्रम की इजाजत नहीं देंगे। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तौकीर रजा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और देश का माहौल बिगाड़ने वाला इसे बयान बताया। उनसे बात की हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और बोट जिहाद, ये तीन जिहाद पे काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है आज इस पर किसी की जुबान तो नहीं खुलेगी, न राहुल गांधी की, न अखिलेश यादव का, न लालू यादव का, किसी की जुबान नहीं खुलेगी। क्योंकि वोट बैंक, और ये वोट बैंक करते करते भारत के हिंदुओं को ये समाप्त कर देना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गए। तमाम हिंदू संगठन है, उन्होंने कहा है कि तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो न सिर्फ शहर का बल्कि पूरे देश का माहौल भी बिगड़ेगा। ये जानबूझ के हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो वही कहा कि तौकीर रजा, हिंदुओं के सब्र की परीक्षा मत लो, गलतफहमी में मत लो। जब जब औरंगजेब पैदा लिया है तब तब देश में कोई न कोई महाराणा प्रताप भी बना है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर एक बार फिर बवाल मचा है। उन्होंने खास वर्ग के प्रति जो टिप्पणी की है उस पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। ये है राजस्थान के बीजेपी के तेज तर्रार विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो ऐसे ही तीखे और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बाल मुकुंद आचार्य ने बयान दिया तो फिर बवाल मच गया। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं हम, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, संविधान को बदलने की साजिशें रच रहे हैं। यही तो हमारा सवाल था और आज ये प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पर कि ये अगर 400 पार आ जाते तो इस संविधान को खत्म करते, आरक्षण को खत्म करते, हिंदू मुस्लिम का जो जहर है वो पूरे देश में फैलाने का काम करते, नफरत फैलाते और गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। अजमेर के बहुचर्चित सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले केस में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। राजस्थान में 2022 में मौन जुलूस की इजाजत लेकर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी गौहर चिश्ती सहित सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने सभी को सबूतों के अभाव में बरी किया है। गौहर चिश्ती पर पिछले 2 साल से केस चल रहा था। उसे अजमेर पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया था। गौहर चिश्ती तब से न्यायिक अभिरक्षा में था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी बेल भी खारिज की गई थी। 6 महीने का डायरेक्शन दिया गया था। वो डायरेक्शन पूरा होने पे, ट्रायल पूरी होने पे आज जजमेंट सुनाया गया है और इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है। इनके विरुद्ध किसी प्रकार का केस साबित नहीं पाया।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो एविडेंस दी गई थी वो भी साबित नहीं पाई गई। वहीं मामले पर अजमेर के अपर लोक अभियोजक का कहना है कि वो फैसले को देखकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। माननीय न्यायालय ने सरतन से जुदा नारे लगाने वाले सभी मुल्जिमान को सभी सेक्शंस में बरी कर दिया है। फैसला अभी प्रोनाउंस किया है, डिटेल ऑर्डर आएगा, मैं उसको देखूंगा, मैं उसकी अपील पेश करूंगा। गौहर चिश्ती की नारेबाजी के बाद ही उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर दी गई थी। चिश्ती पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप था। और कोल्हापुर हिंसा मामले पर राजनीति तेज हो गई है। आज कांग्रेस विधायक असलम शेख और अमीन पटेल ने डीजीपी से मुलाकात की। कोल्हापुर में विशालगढ़ किले के आसपास अतिक्रमण के विरोध में हुई हिंसा का मामला थमता नहीं दिख रहा है। प्रशासन कार्रवाई में जुटा है। इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात की। नेताओं ने कहा कि डीजी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो भी इंसान जो है इस महाराष्ट्र को और शिवाजी महाराज को बदनाम करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुंबई महाराष्ट्र देश की नहीं बल्कि मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ, हर जगह एंक्रोचमेंट होता है। जिस तरह से हिंसा हुई उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये कोई साजिश है, जानबूझकर किया गया? संभाजी राजे पर भी एफआईआर हुआ है। डेफिनेटली मुझको लगता है कि ये जानबूझ के इस प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए हुआ है। कोल्हापुर से सांसद शाहू छत्रपति महाराज ने किले पर हुई हिंसा पर नाराजगी जताई है और कांग्रेस नेताओं के पीड़ितों से मिलने और स्पॉट विजिट की निंदा की है। संभाजी और मुख्यमंत्री का उन्हें संवाद नहीं साधा और उसके बाद कल परसों साधा शायद, तो वो लेट हो गया था। उस टाइम तक सब गड़बड़ हो गई थी। और आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार आई तो ओबीसी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। हरियाणा की जनता को कह कर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुड्डा साहब मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। खबर झांसी से है। झांसी में जेल से छूटने पर एक शख्स का ऐसा स्वागत किया गया कि लोग हैरत में पड़ गए। स्वागत की ये तस्वीरें यूपी के झांसी से सामने आई हैं। यहाँ जेल से रिहा होने के बाद रिंकू राजपूत नाम के शख्स का ऐसा स्वागत किया गया जिसे देख लोग हैरत में पड़ गए। उसके जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने उसे फूल मालाएं पहनाई और नारे लगाए। समर्थकों ने अपने नेता के स्वागत में सड़कों पर रोड शो भी निकाला, जिसमें करीब 100 गाड़ियां शामिल हुई। रोड शो झांसी के सखी के हनुमान इलाके से शुरू होकर बड़ा गांव, चिरगांव, मोट और खड़ैनी तिराहा होते हुए खेत बाल्टी गांव में खत्म हुआ। इस दौरान झांसी कानपुर हाईवे भी कुछ देर के लिए जाम रहा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें जेल से छूटने के बाद में रोड पर काफ़ी संख्या में भीड़ है। उस सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो की जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ समय पहले युवक को फायरिंग के आरोप में जेल भेज दिया गया था। और गाजियाबाद पुलिस ने नाले में गिरे एक शख्स को बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर उसे बाहर निकालने का ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नाले में एक शख्स गिरा है। लगातार वो कीचड़ में धंसता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाला उसे बचाने के लिए नीचे उतरता है। ट्रैफिक पुलिस वाले की पहचान हेड कांस्टेबल सुमित कुमार के रूप में की गई है। उसके पीछे कुछ और लोग नाले में उतरते हैं और नाले में गिरे हुए शख्स तक पहुंचते हैं। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। जिस शख्स को ट्रैफिक पुलिस वाले निकालकर बाहर ला रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाले में गिरने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी।
अभी सांस चल रही है इसमें दीवान जी। किसी राहगीर ने इसकी खबर साजन मोड़ पर ड्यूटी पर लगे हेड कांस्टेबल सुमित को दी। समय रहते नाले में गिरे शख्स को ट्रैफिक पुलिस वाले ने सूझबूझ से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जिससे युवक की जान बचाई जा सकी। पानी निकालो इसका मुंह। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहे हैं। बताया जाता है कि यातायात विभाग इस काम के लिए कांस्टेबल सुमित कुमार को रिवॉर्ड दिलाने की बात कह रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर है, जहां कई गांव में बाढ़ होने के बाद तबाही है। नहर में कटाव होने की वजह से हजारों एकड़ खेतों में खड़ी हुई फसल भी बर्बाद हो गई है। खेतों पर सैलाब का कब्जा, नहर में कटाव, हर तरफ पानी ही पानी। तस्वीरें खंडवा जिले के भोगावा और कोठी गांव की। पानी की मनमानी से हजारों एकड़ खेतों में नुकसान हुआ है। खेतों में कई फीट तक पानी खड़ा है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसान निराश, हताश और परेशान हैं। मुश्किलों के सैलाब ने इन किसानों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है तो सरकार से फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की मांग की है। नजारा पहली बरसात में हाल हो रहा था, आगे क्या होगा? कम से कम तो 2-2.5 जमीन में जाना क्या? अभी जो पहली बारिश में इतनी स्थिति बन गई, ये नहर का फुटने से आगे क्या होगा? यहाँ पे तो करीब 1000 एकड़ जमीन जो किसानों की थी, उनमें पूरा पानी भर चुका है और किसानों की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। खंडवा जिले के इस इलाके में आई बाढ़ से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बाढ़ के पानी से बर्बाद हुई हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, तो गांव की गलियों में भी कई फीट तक पानी भरा है, जिससे लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है और लोगों को दैनिक कामों में भी मुश्किलें आ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें भयावह जरूर हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। डराने वाली लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से सामने आई है, जहां दापोली तालुका के साखलोली गांव में भारी बारिश के चलते मिट्टी के पहाड़ भी भरभरा कर खिसक रहे हैं। मलबे में तब्दील होती ये तस्वीरें देखिए। जिले से भारी बारिश के दौरान बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि घटना में राहत की बात ये रही कि लैंडस्लाइड के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अचानक पहाड़ खिसकने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। हादसे के वक्त किसी ने मोबाइल के जरिए पूरी घटना का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। इससे पहले भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से कोंकण रेलवे रूट पर सेवाएं ठप रही। ट्रैक पर लैंडस्लाइड का मलबा आने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई ट्रेनों में 15 घंटे से ज्यादा समय तक यात्री फंसे रहे। कोंकण रेलवे ने इस बीच यात्रियों को बसों के जरिए निकाला। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में पहली ही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी की है, जहां पैरी नदी में आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालात यह है कि सड़क से गुजरने पर शख्स की पूरी बाइक पानी में डूबी नजर आ रही है। बाढ़ से बने हालात के चलते सिरसिदा श्योपुर के बीच एनीकट में पुल के ऊपर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल पर पानी आने के चलते रास्ते को बंद कर दिया गया है और लोगों को मजबूरन वैकल्पिक सड़क से घूमकर गुजरना पड़ रहा है। ज्यादा बारिश के चलते खेतों में पानी भरने की वजह से इलाके में कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी कही जाने वाली महानदी और बालका नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए कई गाँवों में अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से बाढ़ से बने हालात से निपटने की तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बाढ़ वाले इलाकों में ना जाएं। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। कल रात ऐसे ही एक हादसे में नेपाल के रहने वाले एक मजदूर की जान चली गई, जबकि दूसरों की जान आफत में भी फंस गई थी। जोशीमठ में जिंदगी को बचाने की ये जंग है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मलबे में ये शख्स सीने तक फंसा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम इसे निकालने में जुटी है। मुश्किल यह है कि लगातार बारिश की वजह से इसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
एक तरफ जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद है, दूसरी ओर बरसते पानी के मलबा गिरने का डर भी। बावजूद इसके राहत और बचाव दल जिंदगी को बचाने में जुटी। बताया जाता है कि जोशीमठ के मारवाड़ी पुल के पास पुरानी सड़क में एक खोखे के पास कल रात करीब 1:30 बजे पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर आ गिरे। इस हादसे में नेपाली मूल के 8 लोग फंस गए, लेकिन वक्त रहते 6 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसका शव निकाला गया। मृतक की पहचान 35 साल के एम बहादुर के रूप में की गई है, जो नेपाल के सुरखेत का रहने वाला बताया जाता है। वहीं दूसरे शख्स को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। इधर भारी मात्रा में जमा मलबे को हटाने के लिए रात भर जेसीबी की मशीनें और अधिकारियों की टीम लगी रही। हादसे के बाद काफी देर तक यातायात भी जाम रहा। आगे बढ़ते हैं, खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में प्रकृति के प्रकोप की वजह से नांगरहार प्रांत में 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार और जलालाबाद प्रांत की है, जहां अचानक आए भीषण तूफान, बारिश और बाढ़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तेज हवाओं के साथ हुई भीषण बारिश ने पूरे इलाके में जमकर तबाही मचाई है। कई इलाकों में लोग हैरान और परेशान नजर आए। तेज आए तूफान और बारिश के कारण पेड़, दीवारें और लोगों की घरों की छतें तक गिर गई, जिससे लोगों की मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि आपदा में जलालाबाद की प्रांतीय राजधानी सुखरोट जिले और पाकिस्तान की सीमा से लगे प्रांत के इलाके प्रभावित हुए हैं। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि घायलों को नांगरहार क्षेत्रीय अस्पताल और फातिमा तुल जहरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है। अफगानिस्तान में ये त्रासदी मई में अचानक आई बाढ़ के बाद हुई है। मई से अब तक भारी बारिश और बाढ़ से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। देश की लाखों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई थी। और अब आपको किर्गिस्तान की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां सैलाब ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। लहरों से जंग, सैलाब का प्रहार, सैलाब में डूबी गाड़ियां, जल प्रहार से जूझती जिंदगी, हर तरफ तबाही का मंजर। ये किर्गिस्तान की ओश से आई बाढ़ की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। इस बीच ओश इलाके में आई बाढ़ के बीच ये शख्स सैलाब में फंसा रहा। काफी देर मशक्कत के बाद इस शख्स की जान बचाई जा सकी। किर्गिस्तान के इस इलाके में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। घर मकान सब पानी में डूब चुके हैं। पूरा इलाका सैलाब की मार से कर्राह रहा है। बिजली सप्लाई ठप है। गलियों में पानी ने कब्जा जमा रखा है। सैलाब की मार घर की दहलीज तक पहुंच गई। हर तरफ हाहाकार मचा है। खाने पीने की सामान की किल्लत से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई मकान इस बाढ़ के पानी में समा गए हैं। गाड़ियों की जल समाधि की तस्वीर आपके सामने। कई कार सैलाब में खिलौने की तरह बहती नजर आ रही हैं। हजारों गाड़ियां बाढ़ के प्रहार से तबाह हो गई। कई गाड़ियों को क्रेन की मदद से बाढ़ और दलदल के बीच से निकाला गया। किर्गिस्तान के उस इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। मलबा हटाया जा रहा है। कई इलाकों में जल भराव से निजात दिलाने के लिए मोटर पंप का सहारा लिया गया। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया। मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाया गया। अब इस इलाके में बीमारी और महामारी की आशंका भी बढ़ रही है। चीन में बाढ़ से बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही चोंगकिंग में मचाई है और चीन के कई इलाकों में बाढ़ ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। हर तरफ पानी ही पानी, बारिश की मार, बाढ़ का प्रहार, सैलाब का कब्जा। तस्वीरें चीन की हैं। चीन के कई प्रांत में बाढ़ बारिश ने भीषण तबाही मचा रखी है। चीन के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। टीवी स्क्रीन पर सैलाब की जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, वो चीन के चोंगकिंग इलाके की है। बाढ़ से ये इलाका कर्राह रहा है। बाढ़ के तूफानी प्रहार में सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी बहने लगी हैं। सैलाब की ऐसी मार से तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस जल बवंडर में डूब जाएं। छोटी छोटी गाड़ियां तो इस जल प्रहार में खिलौने की तरह तैरती नजर आ रही हैं। मानो हाहाकार करता हुआ, हुंकार भरता हुआ ये पानी सामने आने वाली इन गाड़ियों को अपने ठोकरों से उड़ा ले जाए। मानो ये भीषण जल प्रवाह इन गाड़ियों से कोई खेल खेल रहा हो। सब कुछ डुबो देने पर आमादा इस बाढ़ ने चीन के कई शहरों में इस तरह हजारों गाड़ियों की जल समाधि बना दी है। कल्पना कर सकते हैं पानी की तेज धार में डूब जाने वाली इन गाड़ियों का क्या हश्र हुआ होगा। कई गाड़ियों का कचुम्बर बन गया, पूरी तरह तबाह हो गई। और यूपी के मेरठ में डीजे बजाने के दौरान हुए विवाद के बाद दो समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए कई थानों की फोर्स यहां तैनात करनी पड़ी। पत्थरों की बौछार, भिड़ गए दो समुदाय, जमकर हुआ बवाल, काफी देर हुई झड़प। तस्वीरें मेरठ के रसूलपुर गांव की है।
डीजे बजाने के दौरान जबरदस्त झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। कुछ लोगों ने छत से डीजे बजाने पर पत्थर बरसाए तो नीचे खड़े लोगों ने भी ईंट पत्थर फेंके। इस बवाल में कई लोग घायल हुए हैं और रसूलपुर गांव में फिलहाल तनाव बना हुआ है। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा है। मौके की नजाकत को देखते हुए सीओ मवाना कई थानों की फोर्स के साथ वारदात साइट पर पहुंच गए। देखिए क्या हाथ कर रहे हैं, क्या हाथ कर रहे हैं। देखिए क्या हाथ कर रहे हैं, क्या हाथ कर रहे हैं। वारदात से जुड़े एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 18 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गांव में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बड़ी खबर आ रही है ट्रंप पर हमले को लेकर। जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 30 मिनट पहले छत पर पहुंच चुका था हमलावर। हमले से काफी पहले ली गई थी थॉमस की तस्वीर। FBI को सुरक्षा कर्मियों के फोन से मिली थी ये तस्वीर और सीक्रेट सर्विस को ये तस्वीर भेजी भी गई थी। ट्रंप पर हुए हमले की तफ्तीश में कई परतें खुल गई हैं। जांच में अब नया खुलासा हुआ। हमलावर सिर्फ 30 मिनट पहले छत पर पहुंचा। हमले से काफी पहले ही थॉमस की तस्वीरें कैप्चर कर ली गई। FBI को सुरक्षा कर्मियों के फोन से हमलावर थॉमस की तस्वीरें मिली। इस तस्वीर को सीक्रेट सर्विस को भेजा गया था। हमलावर के छत पर जाने के रहस्य पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिना सीढ़ी के शूटर इस छत पर पहुंचा कैसे? चश्मदीद ने दावा किया कि दूसरी छत से हमलावर इस छत पर आया। दूसरी छत से आने का रास्ता ब्लॉक न होने का शक भी जताया गया। इसके अलावा ट्रंप पर हुए हमले में कई और खुलासे हुए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर 3 बंदूकों से फायरिंग की गई। पहली बंदूक से 3, दूसरी बंदूक से 5 गोलियां चली। हमलावर करीब 42 सेकंड तक स्नाइपर्स की जद में था। ट्रंप पर फायरिंग के बाद स्नाइपर्स ने गोलियों की बौछार की। इसी गोलीबारी में हमलावर ढेर हुआ। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ट्रंप की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? क्या मंच को हर डायरेक्शन से ब्लॉक नहीं किया गया? सवाल ये भी कि पुलिस ने छत से ऑल क्लियर का मैसेज क्यों दिया? हमले वाली छत पर जाने का रास्ता ब्लॉक क्यों नहीं था? अलर्ट क्यों नहीं किया गया? और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।